वन है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? ए, नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। ऑप्शन बी, सिद्धांत जो सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करता है। या ऑप्शन सी, संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों में निर्धारित हैं। या डी, कानून जिनका उल्लंघन दंडनीय होता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक प्रतिमान वे होते हैं जिनका नियम होते हैं जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने इस विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है? रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, नॉडेल या मर्टन? तो नॉडेल ने ये अपना विचार या अभिमत व्यक्त किया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी नॉडेल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विचलन कहा जाएगा? पहला, ए अपराध, बी किशोरावस्था में किया गया सामान्य अपराध, सी प्राथमिक समूह के विरुद्ध किया गया अपराध, या किसी नियम का परिस्थिति जन्य है ये, सॉरी इसको आप साइकोलॉजी करेक्ट कीजिए, परिस्थिति जन्य एवं अनैच्छिक उल्लंघन। तो आपका प्राथमिक विचलन उसे कहा जाएगा जो किसी नियम का परिस्थिति जन्य एवं अनैच्छिक उल्लंघन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, विचलन को प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स फुले, एडविन लेमर्ट, समनर या पार्सन? तो एडविन लेमर्ट ने विचलन को प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकृत किया। ऑप्शन बी राइट होगा, एडविन लेमर्ट। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? सामाजिक विचलन, आर्थिक प्रभाव या वैश्वीकरण या मानसिक अस्थिरता? तो सामाजिक विचलन से सामाजिक समस्याओं से संबंधित आपका सामाजिक विचलन संबंधित है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विचलन का प्रकार नहीं है? परंपरावादिता, अनुरूपता, पलायनवाद या नवाचार? तो अनुरूपता आपका सामाजिक विचलन का प्रकार नहीं है, किसके अनुसार? तो मर्टन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल के लेखक कौन है? सदरलैंड, कोहेन, एमजे सेठाना या रॉबर्ट मर्टन? तो सोसाइटी एंड द क्रिमिनल के लेखक आपके एमजे सेठाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? ये आप इसको रट लीजिए, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है सोशियोलॉजी का, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन कहता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन देखिए, सदरलैंड, फ्रायर, पैंथम या मिलर है। तो सदरलैंड ने कहा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपराधों को साधारण अपराध, जघन्य अपराध और श्वेत वसन अपराध जैसे मुख्य 3 भागों में विभाजित किसने किया है? ऑप्शन देखिए, लेमर्ट, हाल्सरी, लैंड्रेसो या सदरलैंड? तो सदरलैंड ने अपराधों को साधारण या सामान्य अपराध, जघन्य अपराध और श्वेत वसन अपराध जैसे मुख्य 3 भागों में विभाजित किया, सदरलैंड ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्राविधिक विकास का परिणाम है? यानी जो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, यानी जो प्रौद्योगिकी से या इंजीनियरिंग के माध्यम से जो भी विकास हुआ उसका क्या परिणाम है? तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवादी अपराध या अपहरण? तो जितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उसका एक अपराध के रूप में साइबर अपराध उभर कर सामने आया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित अपराधों की प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? संपत्ति संबंधी अपराध, व्यवस्था संबंधी अपराध, हिंसक अपराध या महिलाओं के विरुद्ध अपराध? तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दिशा से है? यानी आम जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किसका परिणाम है? विचित्र व्यवहार, अलगाववाद, तुलनात्मक अभावबोध या जालसाजी? तो इसका आंसर होगा विचित्र व्यवहार के कारण आपके लोक जीवन में समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या का विकास किया, उसका उस दिशा में ये काम किया विचित्र व्यवहार ने, जिससे समाज में तमाम तरह के भ्रष्टाचार का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण न्यायिक जांच की गई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके विरुद्ध अपराध के आरोप लगे, उसके लिए न्यायिक जांच की गई? वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा या नरसिम्हा राव या इंद्र कुमार गुजराल? तो नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे और न्यायिक जांच भी हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, भारतीय समाज में निम्नांकित में से किस दशा का संबंध संस्थागत भ्रष्टाचार से है? जो आपका इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, किस दशा से संबंधित है? दहेज की मांग, नकली दवाओं की बिक्री, उत्पादों में मिलावट या झूठे विज्ञापन? तो आपका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल करप्शन या संस्थागत भ्रष्टाचार किससे संबंधित है? दहेज की मांग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी को आरटीआई बोलते हैं हम, आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपसे पूछा था किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन देखिए, 2001, 2005, 2007 या 13? तो 2005 में आरटीआई ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध कहा जाएगा? नशे में किया गया अपराध, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी अपराध या सार्वजनिक कहानी संबंधी अपराध या सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी अपराध? तो आपका साइबर अपराध है, जनरली जो आपका कंप्यूटर से सिस्टम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हुआ, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी उसमें आपका मोबाइल है या मोबाइल के माध्यम से कोई अपराध हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इसको हम साइबर अपराध बोलते हैं। इस श्रेणी में आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी संबंधी अपराध इतने भी होंगे उसे हम साइबर क्राइम में साइबर अपराध बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध नहीं है? तो आपको पता है कि साइबर अपराध मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या साइबर के द्वारा किया गया अपराध में इसको साइबर अपराध बोलते हैं। इसमें तमाम तरीके के वायरस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम में गैर कानूनी तरीके से भेजा जाता है और उसके इन्फॉर्मेशन को चुराया जाता है या उनके इन्फॉर्मेशन को करप्ट किया जाता है, इसी को हम साइबर अपराध बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध नहीं है? तो कंप्यूटर में वायरस का संप्रेषण ये भी साइबर अपराध है। पासवर्ड की चोरी भी साइबर अपराध है और कंप्यूटर उपकरणों की चोरी और तार्किक बम का उपयोग आपका साइबर अपराध है। कंप्यूटर उपकरणों की चोरी जनरली आम अपराध है, ये क्रिमिनल है, लेकिन इसको साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं रखते, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो सूचियाँ हैं, उधर दोनों को मिलान करना, मैचिंग करना। इसमें देखिए पूछा है इधर ए लिस्ट 1 या सूची 1 में कंप्यूटर वायरस किससे मैच होगा? तो कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुँचाना, तो ए का पहला हो जाएगा। तार्किक बम क्या होता है? तार्किक बम ही होता है लॉजिक बम, जो कंप्यूटर की क्रियाशीलता को क्षतिग्रस्त करता है, यानी और बी का चौथा हो जाएगा। हैकिंग के माध्यम से आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर के आंकड़ों को नष्ट कर देते हैं। फिर है पेगी बैंकिंग, कंप्यूटर के आंकड़ों में हेराफेरी करना, इसलिए डी का 3 से मैच होगा, ए का फर्स्ट से मैच होगा, बी का 4th से और सी का 2nd से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसी साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन देखिए, लॉन मर्फी, जॉन ली, कैप्टन जैब या चार्ली बबेगी। तो जॉन ली को साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है। इसी सबसे पहले वायरस की खोज की और दूसरे सिस्टम में उसने भेजना शुरू किया, इसलिए इसको हम साइबर अपराध का प्रणेता मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसे मैच करना है। असम, तालिबान, पंजाब और कश्मीर एक तरफ है, एक क्षेत्र दिया, और आतंकवादी संगठन एक तरफ दिया है। तो जो आपका भिंडरा है पंजाब से संबंधित है, सी का पहला होगा। इसी प्रकार जो असम है उस असम आपका उल्फा से संबंधित है। जो तालिबान है आपका तालिबान से आपका उसामा बिन लादेन है, ठीक। और कश्मीर है लश्कर ए तैयबा। ये इस हिसाब से आपके आंसर होंगे। ऑप्शन देखिए इसमें, तो असम का उल्फा नितिन एक का तीसरा, और तालिबान उसामा बिन लादेन बी का चौथा। तो ऑप्शन जो बी है यानी ब, एक का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 में लागू किया गया, इसी को हम पोटा बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो निर्धनता के लिए मूल्यांकन के लिए आपका जो मानदंड है प्रति व्यक्ति है, वस्तु कीमत है और समाज में रहन सहन है, लेकिन औद्योगिकरण का स्तर इसमें मानदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है? ऑप्शन देखिए, खेती और अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विविधता, पूंजीवादी व्यवस्था या जनसंख्या विस्फोट। तो भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण आपका जनसंख्या विस्फोट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में ग्रामीण निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, कब किस वर्ष लागू किया गया? तो मनरेगा को 2006 में लागू किया गया। जो ये मनरेगा जो है आपके ग्रामीण भारत में निर्धनता की दूर करने का एक सफल और बेहद व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि सफल भी रहा कुछ मायनों में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जातिगत असमानता से संबंधित है? जन्म आधारित स्त्रीकरण, परंपरागत व्यवसाय, अंतर्विवाह या यह सभी। तो जातिगत असमानता से संबंधित आपका ये तीनों शामिल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस एक दशा को सांप्रदायिकता का उदाहरण कहा जाएगा? हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच होने वाला संघर्ष, वैष्णव और शैव के बीच होने वाला संघर्ष, शिया और सुन्नियों के बीच होने वाला संघर्ष, ये तीनों ही सांप्रदायिकता के कारण है, उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक धर्म के अंतर्गत दूसरे से भिन्न वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली प्रमुख शाखाओं को कहा जाता है? पंथ, अनुष्ठान, संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो एक धर्म के अंतर्गत दूसरे से विभिन्न वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली प्रमुख शाखाओं को हम संप्रदाय कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक धर्म के अंतर्गत दूसरे से भिन्न वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली प्रमुख शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो एक धर्म के अंतर्गत विभिन्न वैचारिकी विचारधारा रखने वाले समूह को हम संप्रदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना गया है? मुसलमान, ईसाई, जैन या ये सभी। तो भारत में मुसलमान, ईसाई और जैन तीनों लोग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन डी सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में पहला अल्पसंख्यक आयोग आपका 1978 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है, किन जातियों को दलित कहा जाता है? तो उन जातियों को दलित कहा जाता है जो परंपराओं द्वारा विभिन्न रीति रिवाजों कुरीतियों के द्वारा शोषित, उनको हम दलित कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में निम्नांकित में से कौन सा एक आंदोलन चलाया गया? महार आंदोलन, ये महाराष्ट्र आंदोलन है, तेभागा, सी नारायण धर्म परिपालन आंदोलन या दलित पैंथर आंदोलन। तो केरल में जो पिछड़े वर्गों के लिए आंदोलन चलाया गया वो सी नारायण धर्म परिपालन आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए संबंधित आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन है, उनका क्या नाम है? आत्मसम्मान आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण है और ये आंदोलन आपका स्वामी पेरियार स्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया उसके आपके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत
या नारायण दत्त तिवारी या काका कालेलकर या ठक्कर बाबा। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आपके काका कालेलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन सी दशा दहेज प्रथा का कारण है? तो दहेज प्रथा का कारण आपका ब्रह्म विवाह है, क्योंकि इसके द्वारा इस विवाह में ये नियम या सिद्धांत माना जाता है कि इसमें जो वर पक्ष यानी जो लड़के का पिता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पास किया? ऑप्शन देखिए 1961, 1962 या 1963 या 64। तो सन 1961 में भारत सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम पास किया 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1998, 99, 2000 या 2001। तो 2001 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 2001। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? 2005, 7, 11 या 14। तो सन 2005 में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पास किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 2019 में विवाह संरक्षण अधिनियम मुस्लिम महिलाओं से संबंधित पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब विद्यार्थियों के विभिन्न गुटों की वैचारिकी और मूल्यों में भिन्नता होने के कारण उनके बीच तनाव बढ़ने लगते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक कुछ समायोजन, अंतरपीढ़ी संघर्ष, आंतरिक पीढ़ी संघर्ष या शैक्षणिक तनाव। तो इसको हम आंतरिक पीढ़ी संघर्ष के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसी समाज में अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो जाता है, संक्रमण की दशा में होता है, आर्थिक रूप से निर्धन होता है या लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी होता है। तो कि समाज में अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो संक्रमण की दशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से अंतरपीढ़ी संघर्ष को किस समाज की विशेषता कहा जाता है? तो संक्रमणकालीन समाज की विशेषता को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा एक लक्षण आधारभूत है? विकास का कौन सा आधारभूत लक्षण है? नवाचार में वृद्धि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य स्तर में सुधार या साक्षरता में वृद्धि। तो विकास का आधारभूत लक्षण एक आर्थिक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक आपके गुरनार मिर्डल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, सामाजिक विकास निम्नलिखित में से परिवर्तन के किस प्रकार से संबंधित है? संरचनात्मक परिवर्तन, सार्वभौमिक परिवर्तन, उद्विकासीय परिवर्तन या सतत परिवर्तन। तो सामाजिक विकास आपका संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब एक समाज सरल समाज से जटिल समाज के रूप में बदलता है तब इसको क्या कहा जा सकता है? तो जब एक समाज सरल समाज से जटिल समाज के रूप में बदलता है तो हम इसको विकास कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास से संबंधित है, पूंजीगत संचय भी है और नई प्रौद्योगिकी भी आर्थिक विकास से संबंधित है। तो आपका जनसंख्या के आकार में कमी आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 है, जब समाज के विकास का उद्देश्य मानव हितों पर केंद्रित होता है तब ऐसे उद्देश्य को क्या कहा जाता है? भौतिक उद्देश्य, संरचनात्मक उद्देश्य, संस्थात्मक उद्देश्य या प्रतिमानित उद्देश्य। तो ऐसे उद्देश्य को हम प्रतिमानित उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास सूचकांक का उल्लेख किया है? एम एन श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी या ए.आर. देसाई। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने ऐसे भारतीय समाजशास्त्री थे जो भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास सूचकांक का उल्लेख किए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 48, सन 2023 में आंकड़ों के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक 2023 के आंकड़ों के अनुसार 193 देशों में ये 132वें स्थान पर था भारत। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किसने उद्यमिता के विकास को आर्थिक विकास के आधार के रूप में विवेचन किया है? जोसेफ स्मिटर, कॉलिन क्लार्क, वाल्ट रोस्टो, डेनियल टर्नर। तो जोसेफ स्मिटर ने उद्यमिता के विकास को आर्थिक विकास के आधार के रूप में विवेचना किया। ऑप्शन ए जोसेफ स्मिटर का आंसर होगा। क्वेश्चन 50 है और लास्ट क्वेश्चन ये, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक है? नियोजन, भौतिक संस्कृति का विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था या जनसंख्या का छोटा आकार। तो विकास के लिए आवश्यक दशा के रूप में हम नियोजन, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं, बेहद जरूरी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए नियोजन या प्लानिंग सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका SOC 203 का मॉडल पेपर। ये SOC 203 का मॉडल पेपर है आपका BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए और कोई आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके सही उत्तर दें। डियर स्टूडेंट्स, और आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और भी अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर है और पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।